रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि डब्ल्यू 2025 जो कि आपका अक्टूबर महीने में होने वाला है, उससे रिगार्डिंग आपकी इस तरीके से तैयारी हो कि जो दिवाली आपकी इस बार अक्टूबर में आएगी वो बहुत अच्छी जाए। आप कॉन्फिडेंस में रहोगे कि डब्ल्यू का मेरा जब भी रिजल्ट आएगा, मेरा लिस्ट में नाम आएगा। आपके लिए दिवाली कैसे यादगार होने वाली है, उस पर हम चर्चा करेंगे। अभी सीजन चल रहा है होली का, हम बात कर रहे हैं दिवाली का। जी हाँ, कोई भी सेशन, सीजन या रिजल्ट हमारा बेटर हो, उसकी प्लानिंग बहुत पहले करनी पड़ती है। आपने देखा होगा, चाहे पॉलिटिक्स की बात हो, चाहे स्पोर्ट्स की बात हो, कोई भी खिलाड़ी, कोई भी पॉलिटिशियन चाहता है रिजल्ट वाले दिन मेरा नाम हो, मेरी पार्टी जीते, मेरी टीम जीते, तो लंबे टाइम से प्लानिंग करनी होती है। वैसे ही यदि आप चाहते हो इस बार दिवाली आपके लिए अनोखी हो, तो तैयारी आपको होली से ही दिवाली को अच्छी करने की करनी होगी। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अक्टूबर महीने होने वाले आपके डब्ल्यू एग्जाम के बारे में। आज से अगर काउंट करोगे तो लगभग 7 महीने हैं। इन 7 महीनों में आप अपनी एनर्जी को किस तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड लगाते हो, उसी पे सब कुछ आपका रिजल्ट डिपेंड करेगा। तो आइए जानते हैं हम किस तरीके से आगे की प्लानिंग करके चलें कि आपका नाम लिस्ट में आए। तो सबसे पहले रणनीतिक की जब भी बात आएगी तो हमें ये देखना होगा कि जिस एग्जाम की हम तैयारी करने जा रहे हैं उनका पेपर पैटर्न पुराना क्या रहा है, किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज दिया गया है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो पहले ट्रेंडिंग में था आजकल नहीं है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आते हैं लेकिन रात भर मेरे टेंशन आती है कि मेरे को तो जो है स्टेट नहीं आता, मेरे को जो है इकोनॉमिक्स नहीं आती, अब मेरा क्या होगा। इस तरीके के सवाल भी अगर आपके दिमाग में है तो आपको वो एनालिसिस करने पर कहीं ना कहीं आपको राहत मिलेगी और आप किसी पर्टिकुलर चीज पे फोकस कर पाओगे। देखो बेटा, ध्यान रखना, अगर जानकारी के अभाव में आपने अपने दिमाग में चिंता बिठा ली है तो डेफिनेटली आपके वो नुकसान होगा। उसका कैसे होगा? चिंता किस तरीके से होती है, जैसे मेरे हाथ में ये पेन है और मैंने इसको ऐसे पकड़ रखा है। अभी आप मुझे कहो कि जेल सर पेन में कितना वजन है, तो मैं कहूँगा कुछ नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन आप मुझे ये कह दो कि जेल सर इस पेन को आपको शाम तक पकड़ के रखना है, शायद उस कंडीशन के अंदर ये मेरे लिए इस दुनिया में सबसे भारी जो है ये पेन हो जाएगा। मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि स्वाभाविक तौर पे दिमाग में कई बार चिंता, टेंशन होती है, लेकिन उसका पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए। भाई 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट मेरे टेंशन हुई, वापिस हमें उस टेंशन को रिमूव करने के लिए चिंतन करना होगा कि इस टेंशन को मैं कैसे हटाऊं। और ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो आदमी को चिंता से हटा के चिंतन करवा के उस पर्टिकुलर बीमारी का जो है सॉल्यूशन करवाने के लिए मदद करता है। मतलब जानकारी आपको होनी चाहिए कि ये बीमारी है, मेरे यहाँ इस चीज की चिंता हो रही है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है। जब हम इन चीजों पे डिस्कस करते हैं और किसी टेंशन को उठाने की कोशिश करते हैं तो 99% ये पाया जाता है कि हम उस चीज की चिंता करते हैं जिसकी जरूरत नहीं थी, जो कि अपन अभी आगे देखेंगे। बेटा आइए हम सबसे पहले पूरे सिलेबस को देखेंगे कि सिलेबस के हिसाब से पिछले 3 पेपर जो डब्ल्यू के हुए हैं उनमें कितने क्वेश्चन किस पेपर में पूछे गए हैं। हम यहाँ परसेंटेज वाइज बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट का क्या परसेंटेज रहा, कितना वेटेज रहा। तो आप यहाँ देखोगे बेटा कि मैंने यहाँ पार्ट बी लिखा है सब्जेक्ट, इधर 2015, 18 और 21 का पेपर लिखा है। हॉर्टिकल्चर की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 120 जब क्वेश्चन आ रहे थे तो 12 क्वेश्चन आए। तो हम इस पूरे वीडियो में केवल परसेंटेज पे चर्चा करेंगे। तो परसेंटेज की अगर मैं बात करता हूँ तो 10% इसका वेटेज रहा, यहाँ पर भी 10% रहा और यहाँ 22% हो गया। अभी आप कहीं पर भी देखोगे तो आपको जानकारी होना चाहिए कि हॉर्टिकल्चर का वेटेज जो है बढ़ रहा है और इसके पर्टिकुलर हॉर्टिकल्चर के जो पार्ट है उनका वेटेज भी बढ़ रहा है, जैसे वेजिटेबल साइंस है, पीएचडी है, आपकी पोमोलॉजी है, फ्लोरिकल्चर है, ये सब हॉर्टिकल्चर के पार्ट है। धीरे धीरे करके अलग इनके अलग ब्रांच करके पर्टिकुलर ब्रांच में एमएससी पीएचडी होने लग गया है। कंटिन्यू जो है सीट जो है हॉर्टिकल्चर के अंदर बढ़ रही है। कहीं ना कहीं मैं बात करता हूँ इन्वायरमेंट का या वर्तमान 8% डिमांड की, तो हॉर्टिकल्चर की कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ रही है हर एक एरिया के अंदर, चाहे वो आपका रेगिस्तानी एरिया हो, चाहे आपका वो नॉर्मल एरिया हो, चाहे आपका जो है पहाड़ी एरिया हो।
माउंटेन वाला जो एरिया है वहां पर भी आपको हॉर्टिकल्चर का जो है कहीं ना कहीं वेटेज देखने को मिलेगा। एग्रोनॉमी की बात करता हूँ, एग्रोनॉमी आप ये कह सकते हो कि एग्रीकल्चर की माँ है। लगभग हर सब्जेक्ट इससे कहीं ना कहीं आगे पीछे जुड़ा हुआ रहता है, तो इस एग्रोनॉमी का भी वेटेज ठीक है। हॉर्टिकल्चर का आगे बढ़ रहा है अलग बात है, बाकी एग्रोनॉमी का भी यूं अपने आप में अस्तित्व है। तो यहाँ देखो पहले 21 आ रहे थे, फिर 19 आए, उसके बाद में 14 आए, तो आपका 14-15 क्वेश्चन का वेटेज 14-15% ओवरऑल पेपर में एग्रोनॉमी आपका मान के चलो आता है। आगे बात करता हूँ सोइल साइंस। सोइल साइंस खुद एक तरीके से यूं कह सकते हैं कि एग्रोनॉमी का पार्ट है। बहुत सारी चीजें जो है एग्रोनॉमी में सोइल से रिलेटेड ही होती है, दोनों लगभग आपस में रिलेटेड सब्जेक्ट है। और इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें न्यूट्रिएंट्स है हम सोइल में भी पढ़ते हैं, एग्रोनॉमी में पढ़ते हैं, फर्टिलाइजर है, मैन्यूर है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपस में पढ़ते हैं। लेकिन अलग से सोइल का आपका वेटेज जो है अच्छा खासा वेटेज है, 10 और 9 पॉइंट समथिंग, तो कुल मिला के सोइल का अच्छा वेटेज है। ये 3 सब्जेक्ट हो गए। फिर है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, आपका 5, इधर देखो 10 और फिर 9, इसका भी ठीक वेटेज है। एनिमल हस्बेंड्री की बात करता हूँ, 10 और 9, मैं हर बार कहता हूँ कि इजी सब्जेक्ट है और आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप इसको कर लोगे। एनिमल के बाद में बात आई एंटोमोलॉजी की। एंटोमोलॉजी का वेटेज भी देखो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, पहले यहाँ 5% था, फिर 5% था, डायरेक्ट यहाँ 8% हो गया। प्लांट पैथोलॉजी की बात करता हूँ तो 5%, 4% और 7%। यहाँ आप देखो यहाँ तक कितने सब्जेक्ट हो रहे हैं, प्लांट तक 7, टोटल कितने सब्जेक्ट है बेटा अपने पास 15 टोटल ओवरऑल सब्जेक्ट है। पार्ट बी की बात कर रहे हैं हम हाल फिलहाल 15 में, ये 7 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो किसी भी ईयर में आप कंपेयर कर लो, आपको 15, 18 और 21 तीनों ईयर के अंदर आप देखोगे तो आपका इनका वेटेज एक एवरेज जैसा देखने को मिल रहा है। इसका मतलब सीधा साफ है, अगर ये आपके 7 सब्जेक्ट स्ट्रोंग नहीं है तो फिर आप मान के चलो कि आप दौड़ से बाहर हो। आपको इनमें कौन सा सब्जेक्ट पसंद है कौन सा नहीं है वो तो छोड़ो, आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा, ये मान के चलो। 7 महीने हैं, इनके अंदर आपके कुछ सब्जेक्ट मान लेता हूं मैं 3 सब्जेक्ट आपके वीक है और 4 सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं, बढ़िया है, तो आपको इन 3 सब्जेक्ट पे ध्यान देना ही होगा। कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि मेरे से एंटो नहीं हो रही है और पीबीजी नहीं हो रही है, बाकी में ठीक है, बाकी में नेमेटो अच्छा कर लेता हूँ और फॉरेस्ट्री तो मेरे बहुत ही गजब के, और प्लांट फिजियोलॉजी मेरी बढ़िया, तो क्या करेगा भाई, हमें यहाँ नंबर ऑफ सब्जेक्ट 15 है, उनमें तेरे ये स्ट्रॉन्ग है, उनको कवर मत कर। आप इन तीनों सब्जेक्ट को एंटोमोलॉजी और जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से रिप्लेस नहीं कर सकते। ये तो आपके 7 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अभी आपके पास समय है, जो चीजें नहीं आ रही उनको ज्यादा टाइम दो, ज्यादा समय दोगे 101% जो सब्जेक्ट आपका वीक है वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा। रिपीट कर रहा हूं कि गधे और घोड़े दोनों को आपस में कंपेयर नहीं किया जा सकता, जिसका वेटेज है उसको वेटेज देना ही पड़ेगा, उसको किसी दूसरे सब्जेक्ट से हम रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, और रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे तो पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है मान के चलो। इन 7 सब्जेक्ट में अगर कोई आपको नींद में भी पूछे तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको सब्जेक्ट आना चाहिए, नॉलेज आपको होना चाहिए। यहाँ खाली भावनाओं बहने में काम नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना आप इस बात का, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली, अभी तक चर्चा कर ली कि ये 7 सब्जेक्ट हमारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। उसके बाद में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन देखो, पहले वेटेज ठीक था, पहले कितना था 10%, 11 और वापस 5%, तो मैं मान के चल रहा हूं कि एक्सटेंशन का भी आपका वेटेज 10% के आसपास आ सकता है, ऊपर से कोई एक ऊपर नीचे होगा उतने में आपका एक्सटेंशन का वेटेज बढ़ सकता है। मेरी आत्मा ये कहती है कि एक्सटेंशन के क्वेश्चन आपका जो परसेंटेज है पेपर के अंदर वो आपका अराउंड 8 to 10% हो सकता है अगले पेपर में। इसलिए इन 5% को देख के हमें ये जज नहीं करना है कि भाई इसका थोड़ा सा वेटेज कम है, इसको नहीं करना है, इसको भी आप 7 के अंदर अगर 8वां ऐड करो तो कोई गलत बात नहीं है। अब आप आगे चलते हैं, हम इकोनॉमिक्स के अंदर आपका देखोगे 9%, 5 और 4, आगे बात समझ में, फॉरेस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर आपका स्टेट, बायोटेक्नोलॉजी, निमेटोलॉजी, ये सब जो मिला के है, इनको यहां से और यहां तक आप ऐड करोगे बेटा, यहां से लेके इकोनॉमिक्स वाला पार्ट भी इसमें ऐड कर लो, तो 4, 6, 8, 10, 12,
13 14 अराउंड 15 to 16% वेटेज है इनका। ओवरऑल इकोनॉमिक्स, फॉरेस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, स्टेट, बायोटेक्नोलॉजी, नेमेटोलॉजी, इनका ओवरऑल अगर आप देखते हो तो लगभग 15 से 16% ही वेटेज आपके आ रहे हैं। एक दो बार देखो आप इनके अंदर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और इनमें वेटेज यहाँ बढ़ा हुआ है, यहाँ वापस कम हुआ है और यहाँ बिल्कुल ही कम हो गया है। तो यहाँ पर भी मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इनको आप ऑप्शन में ले सकते हो। 15 में से ये 8 सब्जेक्ट आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करो, या एक्सटेंशन तक हमारे पास कोई छोड़ने का नहीं, छोड़ने का ऑप्शन नहीं है, यहाँ तक स्ट्रॉन्ग करो। इकोनॉमिक्स बच्चों से थोड़ी सी कम होती है, स्टेट में भी कई बार बच्चे घबराते। ये तो टोटल 20 क्लास का सिलेबस है स्टेट का, टफ नहीं है। आप यहाँ गुरुजी ने पढ़ाया होगा बहुत गजब का आपको, तो आपने कर लिया होगा। तो अब देखो, हमें जैसे मैं रोजाना पढ़ रहा हूँ, मान लो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, तो आपका जो वेटेज है उसके हिसाब से आप टाइम डिवाइड करो। अब किसी बच्चे को स्टेट नहीं आ रही और उसके रात भर टेंशन होते है, अरे भाई न्यूमेरिकल मेरे से नहीं होते, स्टेट में कोई इकोनॉमिक्स तो आज तक ही मेरे ऊपर से गई है। तो आज तक ऊपर से गई है तो बेटा आपका जो पेपर में वेटेज है उसमें इकोनॉमिक्स आपको कितना इधर उधर कर सकती है। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत टफ पेपर आएगा, टफ आएगा वो तो मान के चलो लगभग किसी से नहीं होगा। एवरेज क्वेश्चन पे पकड़ रखो। मैं यूं करना चाहता हूँ, ये ऊपर वाले सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट है वो आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और नीचे वाले सब्जेक्ट आपके एवरेज होने चाहिए। कोई तकलीफ नहीं है। अगर ये सब्जेक्ट आपके एवरेज रह गए और ये आपके स्ट्रॉन्ग हो गए, यू कैन डू, लिस्ट में नाम आएगा। इसलिए आप प्लानिंग से करो। पहले मेरे को फॉरेस्ट्री नहीं होती, मेरे से बायोटेक्नोलॉजी नहीं होती, अरे तो हटाओ ना उनको, उनको एक साइड रखो, डब्बे में डालो इनको, वेटेज वालों को एक साइड रखो। अब बॉक्स में डाल दिया आपने, अब बॉक्स में देखो हल्की फुल्की रेगुलर, ये जो आपसे जो नहीं हो रहे हैं इनको रेगुलर प्रैक्टिस करो। जैसे मान लो कोई केमिस्ट्री सब्जेक्ट है तो मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि केमिस्ट्री के अंदर आपके 2 क्वेश्चन तो आएंगे न्यूमेरिकल वाले, 4 क्वेश्चन आएंगे कॉन्सेप्ट वाले और 4 क्वेश्चन आएंगे रट्टाफिकेशन वाले। पेपर के अंदर भी इसी तरीके का मामला है आपके। तो रट्टा मारने वाले तो पढ़ना ही छोड़ दोगे, तो रट्टा मारने वाला वो एग्रीकल्चर से एजुकेशन था वही रह जाएगा आपका, क्योंकि वो सिंपल था, लेकिन आपने तो पढ़ा ही नहीं ना चैप्टर ही। इसका मतलब छोड़ना कुछ नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ नहीं छोड़ना होता है, लेकिन स्मार्ट स्टडी करनी होती है। इसको स्मार्ट बोलेंगे। एमसीक्यू लगाएंगे इनके, फटाफट आगे बढ़ाएंगे, नॉर्मल टाइम रेगुलर देंगे, चीजें टकराती रहेगी तो वो जो इजी गोइंग क्वेश्चन है वो अपन कर लेंगे। टोटल 20% मैक्सिमम खींच के वेटेज होगा उनका, 15 से 20% के बीच में। हम एनी टाइम अगर चिंता करेंगे कि मेरे से ये सब्जेक्ट नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो सब्जेक्ट नीचे वालों में से, तो अपने तो 8 सब्जेक्ट जो आ रहे हैं वो खराब हो रहे हैं ना, क्योंकि दिमाग में तो आधे टाइम अपन ने जो नहीं आ रहा वो चीजें डाल रखी है। इसका मतलब बिल्कुल खुश रहो, डिवाइड करो, बीमारियों को हटाओ साइड में और उन पे मैकेनिज्म लगाओ कि इसको कैसे सेट किया जा सकता है। अब ऊपर आपके पास मान लो 8 सब्जेक्ट ऊपर वाले, उनमें 4 वीक है 4 स्ट्रॉन्ग है, तो 4 जो स्ट्रॉन्ग है उनको एवरेज समय दो, जो वीक है उनको ज्यादा समय दो। प्लानिंग करके चलो 24 आवर्स की, कितने घंटे पढ़े सर, तो 10 से लेके 15 घंटे के बीच में आपका एवरेज बैठना ही चाहिए। 12 से 15 बोलूंगा मैं तो, अगर कोई कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे हो तो 12 से 15 घंटे के बीच का एवरेज आपका पढ़ाई का, सेल्फ स्टडी का आना चाहिए ओवरऑल सब मिला के। ठीक है कि आप खुद पढ़ रहे हो, इतना घंटे अपना समय दे रहे हो और 7 घंटे के आसपास आप साउंड नींद लो। बाकी जो टाइम बच गया उसमें डेली रूटीन और योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन जो कर सको करो, छोड़ना कुछ नहीं है। जो आपका शौक है वो पूरा करो खाली टाइम में, आगे चलो। ये काम हो गया अपना यहां तक का। अब बच गया पार्ट बी। तो पार्ट बी जो है आपका, उसमें देखो हिस्ट्री, आप देखो पहले हिंदी आती थी वो तो रिमूव हो गई, तो उस पर चर्चा ही नहीं कर रहे, अपन तो हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो पर 16% वेटेज है, फिर 9%, फिर 26%। आर्ट एंड कल्चर की 16%, 28%, 23%, फिर ज्योग्राफी की 16%, 11%, 36%। इन सब आंकड़ों को जब हम एनालिसिस करेंगे, करंट के भी लास्ट टाइम 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, इससे पहले एक आया हुआ, इन सब को हम जब एनालिसिस करेंगे तो हमारे सामने ये आ गया कि हम कुछ नहीं कह सकते यार, कहाँ से क्या आएगा कुछ नहीं कह सकता। इसका मतलब जीके पूरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और वो 8 सब्जेक्ट पूरे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तो आपका लिस्ट में नाम आने के पूरे चांसेस है। बाकी एवरेज इनको पढ़ लेना, 101% आपका लिस्ट में नाम आएगा। अब देखो, कोई सा भी अगर हमें एग्जाम क्रैक करना है तो उसका एक सिस्टम होता है। सबसे पहले उसका होता है सिलेबस। सिलेबस आपके पास ऑलरेडी है, आप ऐप पे जाके रॉयल ऐप से भी ले सकते हैं।
सिलेबस आपके पास होगा, इतने समझदार आप हो। दूसरा नंबर, सिलेबस को पढ़ाने के लिए आपको चाहिए टीचर, स्टाफ मेंबर चाहिए आपको। तो 2 नंबर पे आ गए आपके गुरुजी। तो सिलेबस आया, गुरुजी आया, गुरुजी ने समझा दिया। उसके बाद में ये सिलेबस आपके आना चाहिए दिमाग में, आपके माइंड के अंदर ये सिलेबस पूरा यहाँ जाना चाहिए दिमाग में। अब दिमाग में आने के बाद में इसको ओमार पे उतारना आना चाहिए। दिमाग में आ गया और ओमार में नहीं उतारे कोई मतलब नहीं है। और अब आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट। और वो रिजल्ट भी कैसा आएगा कि आपका लिस्ट में जो है आपका क्या होगा, नाम होगा। ये पूरा आपका जो है प्रोसेस है आपके रिजल्ट का। सिलेबस आपके पास है, आप किसी अच्छी संस्थान से, किसी इंस्टीट्यूट से, अच्छे टीचर से पढ़ के इस कोर्स को कवर कर सकते हो। आप प्राइवेट स्कूल कॉलेज से पढ़े हो या गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका जो सिलेबस है लगभग ये मान के चलो कि धीरे धीरे आराम से पढ़े तो 6 से 7 महीने लगते हैं इस कोर्स को पूरा करने में। अगर थोड़ा सा फास्ट पढ़ोगे तो 5 महीने तो इसको चाहिए ही चाहिए। इससे कम टाइम में डब्ल्यू का कोर्स कंप्लीट नहीं होता है। और एवरेज अगर आप पढ़ते हो तो 7 महीने चाहिए इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। हमारे यहाँ 6 बैच चल रहे हैं अभी एट प्रेजेंट डब्ल्यू के, और मुझे अच्छे से पता है 7-8 महीने, 6 से 8 महीने के बीच में टाइम लग रहा है बैच के अंदर, एक बैच को कंप्लीट करने के अंदर। तो अभी अपने पास 7 मंथ, आप में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो तैयारी कर चुके होंगे या फिर आपकी गुरुजनों के सानिध्य में आप हो और कंटिन्यू पढ़ रहे होंगे। अंतिम पड़ाव पे आपकी तैयारी होगी। तैयारी बोले तो सिलेबस को गुरुजी पढ़ा रहे हैं, तो या तो आपने पूरा कोर्स आपका हो गया, या फिर आपका 70% हो गया, या फिर आपका 90% हो गया, या फिर आप जो है ज्वाइन ही अब करोगे। सर मैं ज्वाइन करूंगा अब तो क्या कोर्स हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि टाइम है अपने पास 7 महीने। कोई पहले से कर रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, इसका यहाँ चल रहा है। तो गुरुजी ने सिलेबस बच्चे को पढ़ाया है, किसी का कंप्लीट हो गया, किसी का अब होगा। अब है क्या गुरुजी ने पढ़ाने पर बच्चे के माइंड के अंदर पूरा मैटर चला गया? तो मैं कहूंगा नहीं गया, नहीं गया। क्योंकि गुरुजी किसी चीज को समझा सकते हैं, लंबे टाइम तक याद नहीं करा सकते। लॉन्ग टाइम अगर आपको लर्न करना है तो देन यू हैव टू रिवाइज। आपको रिवाइज करना होगा। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, RRO, यहाँ पे आपको RRO फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, गुरुजी ने मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको हॉर्टिकल्चर पढ़ाई, तो हॉर्टिकल्चर के सर ने आपको नोट्स लिखवाए थे, उन नोट्स को आप पढ़ोगे और रफ कॉपी पास में लेके, रफ रजिस्टर लेके एक पूरी लाइन पढ़ी और उसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा, दूसरी लाइन पढ़ी समझते हुए, हायरार्की बनाते हुए, और फिर दूसरा पॉइंट लिखा। तो आपने इसको धीरे धीरे लिखते हुए, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हुए रफ में लर्न करने की कोशिश की। इतना कर लिया, अब रिकॉल करो। इस पॉइंट को, एक पॉइंट लिखा, इसको वापस इसकी पूरी लाइन बनाओ। जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है, आपने लिखा कि संतरे की खेती सबसे ज्यादा झालावाड़ में होती है, तो आपने यहाँ लिखा झालावाड़। तो अब वापस रिवर्स में आप आओ, रिकॉल करो अभी जो पढ़ा कि संतरे की खेती झालावाड़ में होती है, तो आप झालावाड़ वर्ड पढ़ के पूरी लाइन बोलोगे। समझ गए? ऐसे ही आपने एक पूरा पेज पढ़ा, उसमें मान लो 25 वर्ड पढ़े, तो 25 को आप इस वर्ड को पढ़ के वापस लाइन बढ़ाओगे, तो आप चीज को रिकॉल करोगे। कई बार रिकॉल नहीं कर पाओगे तो आप वापस नोट्स में देख लो, वो चीज आपकी थोड़ी सी ठीक हो जाएगी, दिमाग में ये सेट होगी। उसको परमानेंट सेट करने के लिए जो आपको संस्थान से या मार्केट से आपके पास जो बुक है वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करो। क्या करो? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा दिए, फिर आप शुरू करो PYQ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, WO के, प्री PG के, AO के, फर्स्ट ग्रेड के, इसके अलावा अदर जो एग्जाम है BSc पास आउट जो बच्चों के लिए होते हैं, उन एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करने।
जब आप एक चैप्टर पढ़ के, मान लो प्रोपेगेशन पढ़ा, प्रोपेगेशन पढ़ के आपने यह अपनाया, फिर आपने ऑब्जेक्टिव सोल्व किए, फिर आपने PYQ सोल्व किए, तो आपके दिमाग में लंबे टाइम तक ये चीज रहेगी। जब रहेगी तो ये दिमाग के अंदर, यहाँ से सिलेबस पूरा कोर्स था वो यहाँ आ गया, यहाँ दिमाग में आ गया, अब यहाँ सेट हो गया। अब इसको यहाँ लाना है अपने को OMR पे, इधर से सीधा OMR पे उतारना है, इस OMR पे। तो मैंने ये देखा है, मेरा पर्सनल अनुभव रहा है, बहुत सारे बच्चे इस पूरे डेटा को उठा के यहाँ तक ले आते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हैं होचफोक हो जाते हैं, हड़बड़ाहट लग जाती है। अरे यार था ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, अरे यार ये तो आया नहीं, ये मैं पढ़ गया नहीं, अरे मैं तो सांसें फूल गई, 4 क्वेश्चन नहीं आए तो अब मैं क्या करूँ, ऐसे कर करा के पसीना हुआ के, और वहाँ बैठा बैठा ही वो तो WO का पेपर देगा ना, तो उसको सीधा 8 मार्च की याद आएगी। 8 मार्च को क्या है, 2026 में सुपरवाइजर का पेपर। तो वो यहाँ बैठा बैठा ये सोचेगा कि अब WO तो निकल गया हाथ से, सुपरवाइजर का देखेंगे भाई उस एग्जामिनेशन सेंटर पे। इसका मतलब है कि पूरी तैयारी करने के बाद में जब डेटा आप यहाँ इतनी प्रैक्टिस करके ले आए, तो आपको फिर यहाँ पे OMR वाले केस में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बार बार अगर प्रैक्टिस करते हो तो यू कैन डू, आप कर सकते हो, फिर पास हो सकते हो आप। अब बार बार जब हम प्रैक्टिस करेंगे बेटा, जब बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे तो OMR वाला अलग अलग स्टडी है ये। दिमाग से डेटा OMR में उतारना हमें, तो इसके लिए हमें हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, इसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टेस्ट देने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे बेटा, टेस्ट देने पड़ेंगे आपको। ये तो कंपलसरी है, अगर बच्चा कितना ही दिमाग में ले लो और टेस्ट की अगर प्रैक्टिस नहीं है तो उसको तो फॉर्म बनाए गलत है मेरे ख्याल से, तो कोई मतलब नहीं है उसका। अब टेस्ट सर मैं देता हूँ टेस्ट, तो टेस्ट देने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरी नजर में है वो है टेस्ट एनालिसिस। आपको क्या करना है, ऐसे टेबल बनानी है, जैसे एओ की हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। पेपर दे के देखना, जब पेपर दोगे ना एओ का आप, तो आपको अपने आप पढ़ने की इच्छा होने लग जाएगी। जो सब्जेक्ट बढ़िया है ना उसमें भी आपको लगेगा यार और पढ़ ले तो ठीक रहेगा। अब यहाँ देखो आप ला लोगे, यहाँ लिखोगे डेट, क्या लिखोगे बेटा, डेट। यहाँ लिखोगे टोटल रॉन्ग क्वेश्चन, तो टोटल रॉन्ग क्वेश्चन, तो डेट मान लो फॉर एग्जाम्पल 12 मार्च, ठीक है, और रॉन्ग क्वेश्चन मान लोगे 20। अब आपको पेपर खत्म होने के बाद में 20 रॉन्ग क्वेश्चन को वापस लिखना है। OMR की वजह से, कॉन्सेप्ट की वजह से, न्यूमेरिकल वैल्यू गलत होगी इसकी वजह से, यूनिट गलत लगा दी इसकी वजह से, जिस क्वेश्चन में नोट दिया हुआ था लेकिन मैंने पढ़ा नहीं उसकी वजह से, ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर मैंने चारों ऑप्शन नहीं पढ़े उसकी वजह से एरर। इसका एक फॉर्मेट दे दूंगा मैं आपको। अब पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन आपको ये देखना है, यहाँ टोटल क्वेश्चन आएंगे 20। अब आपको छांटना है कि 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन इस यहाँ गलत हुई है, 2 यहाँ हुई, 1 यहाँ हुई, 6 यहाँ हुई है, 0 2 3 ऐसे। फिर अगला टेस्ट हुआ आपका 15 तारीख को, तो वापस यहाँ गलत लिखोगे, तो ये ऐसे आपकी टेबल बनेगी। आई बात समझ में, आपको पता लगेगा कि पेपर देते वक्त क्या पॉइंट आपके प्लस है, क्या आपके माइनस है। अगर कोई बच्चा ये प्रैक्टिस पहले ही कर लेगा तो OMR में जो चाहता है एग्जामिनर वो छाप के आएगा वो, क्योंकि उसकी उसने प्रैक्टिस कर ली। सिलेबस, गुरुजी और बच्चे की प्रैक्टिस, यहाँ डेटा लाई, यहाँ से डेटा OMR में गया, यहाँ से डेटा OMR में आसानी से जाता नहीं है क्योंकि उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हमने प्रैक्टिस कर ली, लिस्ट में नाम तैयार है, आ जाएगा नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। सर कितनी कट ऑफ जाती है, वो सब कुछ डिपेंड करती है पेपर पे। 150 नंबर का मान लो पेपर है तो कट ऑफ आपके 80 नंबर भी जा सकती है, 130 भी जा सकती है। ये सब कुछ डिपेंड करेगी पेपर के ऊपर। आगे बात समझ में। अब मैं क्योंकि अपना इंस्टीट्यूट है तो इंस्टीट्यूट के अंदर WO और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर WO के हम नए बैच चालू कर रहे हैं 16 मार्च से। ऑफलाइन का हमारा ये लास्ट बैच रहेगा, ऑनलाइन हमारा कंटिन्यू चलता रहता है। तो जो बच्चा अभी तक संस्थान से नहीं जुड़ा वो तो संस्थान से जुड़ जाए। होली के ऊपर हमने विशेष ऑफर दे रखा है। मैं इतने विश्वास के साथ कह सकता हूं कि रॉयल टीम के द्वारा जबरदस्त कंटेंट जो है बच्चों को लगातार पढ़ाया जा रहा है। अगर आप इस कंटेंट को पढ़ते हो,
इन गुरुजनों के सानिध्य में रहते हो तो डेफिनेटली आपकी अच्छी रैंक आएगी, आपके अच्छे नंबर आएंगे। हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा अभी हाल फिलहाल हम आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर 6 बुक लॉन्च कर रहे हैं, वॉल्यूम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। उसमें एक वॉल्यूम में हमने लगभग 4 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट इस तरीके से लिए हैं, और 4 तो हो गए वॉल्यूम जिसमें थ्योरी मिलेगी आपको। 5वां हमारा है जिसके अंदर PYQ है। आज तक जितने भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्री पीजी में, AO में, फर्स्ट ग्रेड में, WO में, वो क्वेश्चन हमने एक साथ एक ही बुक में डाल दिए। और एक हमारा वॉल्यूम जो है उसके अंदर हमने MCQ रखे हैं। तो मैं तो बच्चे को यही गाइड करूंगा कि सबसे पहले आप थ्योरी पढ़ें, जो गुरुजी ने पढ़ाया वो पढ़ें, वो नहीं पढ़ पाते हो आप तो नोट्स को पढ़ें। उसके बाद में आप क्या करेंगे, आप MCQ करेंगे और लास्ट में जाके PYQ करेंगे। आप MCQ मैक्सिमम करें, ऐसा नहीं कि आप हमारी बुक का इंतजार करें, वो तो नॉर्मल चार्ज की बुक आप लेके कर लोगे, लेकिन जहां कहीं पर भी आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रैक्टिस के लिए अगर क्वेश्चंस मिल रहे हैं, MCQs मिल रहे हैं, तो यू कैन डू, आप कर सकते हो और यू शुड डन, आपको करना ही चाहिए। और नौकरी नौकरी अगर आपको लगना है तो यू हैव टू डन, आपको करना पड़ेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कंटेंट अलग अलग जगह से थ्योरेटिकल नहीं पढ़ते हुए आपको MCQs पे प्रैक्टिस करना है। कोई क्वेश्चन अगर आपका छूट जाता है, कोई विशेष क्वेश्चन कहीं आप करने जाते हो और मिलता है, तो आप उसमें थ्योरी में अपना स्टार लगा के पॉइंट नोट कर सकते हो। बात समझ में आई? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो बच्चे ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं और जो वास्तव में रातें काली कर रहे हैं, उन बच्चों के साथ कई बार बुरा हो जाता है, क्योंकि डेटा यहाँ होता है लेकिन वो मार तक नहीं पहुंच पाता। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है और जो मैंने कहा है और आपने जो सुना है, देखा है, उसको अगर आप ईमानदारी से अप्लाई करते हो तो दिवाली की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 2 महीने बाद में आपको अंदर से आवाज आने लग जाएगी कि भाई 2 महीने में सुधार हुआ है और ऐसा लग रहा है कि लिस्ट में मेरा नाम होगा। नाम होगा कि नहीं होगा, आपको इतना जरूर लगेगा कि भाई कॉन्फिडेंस आ रहा है, अंदर कुछ जा रहा है और माहौल बन रहा है। अब मैं कुछ सीख रहा हूँ, अब मुझे लग रहा है कि मैं एग्रीकल्चर से BSc किया हूँ बच्चों। जिस दिन ये फीलिंग आ जाएगी कि कंटेंट की वजह से आप खुश हो रहे हो क्योंकि वो आपके दिमाग में चला गया है, तो उस दिन आपकी सफलता जो है वो मान के चलो कि दरवाजे पे खड़ी मिलेगी। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।